गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बच्चों, आपके जो बीकॉम सेकंड ईयर में दो सब्जेक्ट न्यूमेरिकल के हैं, उनमें से एक है आयकर यानी इनकम टैक्स, दूसरा है कॉस्ट अकाउंट लागत लेखांकन। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आयकर। तो जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि जब हम किसी विषय को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके बारे में दो तीन बातें, जैसे वह क्या है, क्या उसका आशय है, कब से उसका जन्म हुआ और उसके पढ़ने से हमें कौन कौन से लाभ होंगे, ये बातें हम पहले जान लेते हैं। उसके बाद जब अगर हम उस विषय को पढ़ते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा समझ में आता है। तो खैर, मैं आपको ले चलता हूँ। आयकर परिचय आपका सबसे पहला चैप्टर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आयकर है क्या, क्यों हम आयकर लगाते हैं, उसके लगाने से क्या लाभ होता है, आयकर का जन्म कब से हुआ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आयकर से क्या आशय है। देखिए, जो हमारी सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि वह जो समाज में गरीब से गरीब व्यक्ति है उसकी भी पूर्ति करे, जो सार्वजनिक कार्य हैं उनकी भी पूर्ति करे। तो समाज में तीन प्रकार के लोग रहते हैं, एक मध्यम, एक अमीर, एक गरीब, यानी एक उच्च श्रेणी का, एक निम्न श्रेणी का और एक मध्यम श्रेणी का। तो जो उच्च श्रेणी का व्यक्ति है तो उससे सरकार कुछ धन ले लेती है और उसे गरीब व्यक्ति को देती है या सार्वजनिक कार्यों में लगाती है। तो जो यह कार्य सरकार करती है, यह कार्य सरकार कैसे करती है, जैसे किसी करदाता ने या एक व्यक्ति ने एक संपूर्ण वर्ष में 10 लाख रुपए एकत्रित किए अपनी कमाई से, चाहे वो किसी भी साधन से एकत्रित किए हों, तो सरकार उसका एक छोटा सा हिस्सा, जैसे 10 लाख रुपए में से 10% अगर काटा जाए तो 1 लाख रुपए बैठेगा। तो 1 लाख रुपए काट लेगी। 1 लाख रुपए सरकार के खाते में उस व्यक्ति को जमा करने होंगे, जिसे हम कर कहते हैं। जो वो इनकम में से छोटा सा हिस्सा 1 लाख रुपए सरकार के खाते में हमें जमा करना पड़ा, या सरकार ने उसे डायरेक्ट रूप से काट लिया, हमारे खाते में कहीं से पैसे आए थे, तो वो आयकर कहलाता है। तो इनकम का वह छोटा सा हिस्सा जो केंद्र सरकार द्वारा कर के रूप में काट लिया जाता है, उसे हम आयकर कहते हैं। अब बच्चों, जैसे जैसे हम आयकर विषय की जानकारी सारी एकत्रित करेंगे या आयकर विषय को पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके सामने बार बार आएंगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा हमारा है, वित्तीय वर्ष का प्रारंभ व समापन कब होता है। तो वित्तीय वर्ष यानी जो आपका कैलेंडर वर्ष है वो 1 जनवरी को प्रारंभ हो जाता है और 31 दिसंबर को समाप्त हो जाता है। लेकिन जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। यानी कि अगर आपका कोई वर्ष 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ है तो उसकी समाप्ति 31 मार्च 2021 को होगी। इसलिए वित्तीय वर्ष को 20, 21, 21, 22, 18, 19, 19, 20 इस प्रकार लिखा जाता है। और आयकर जो लगाया जाता है वो वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग या वित्तीय वर्ष के अनुसार ही लगाया जाता है। इसलिए यहाँ वित्तीय वर्ष की जानकारी हमें होनी आवश्यक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आय के प्रमुख साधन। देखिए, आय एकत्रित करने के या आय कमाने के एक व्यक्ति के पास जो साधन होते हैं वो अनेक होते हैं, लेकिन 5 साधनों को मुख्य साधन माना गया है किसी व्यक्ति की आय कमाने का। पहला साधन है मकान संपत्ति, यानी आपके पास जो मकान है अगर हम उसे किराए पर दे दें
तो किराए पर देकर जो हमारी आय होगी वह मकान संपत्ति से आय कहलाएगी। दूसरा, वेतन से आय। जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी करने से जो उसे सैलरी या वेतन प्राप्त होता है वह उसकी वेतन से आय होती है। दूसरा मुख्य साधन ये है आय का। तीसरा साधन हमारा व्यापार। व्यापार किसे कहते हैं? जब कोई कार्य या कोई वस्तु खरीदने बेचने का कार्य केवल और केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता हो तो उस कार्य को हम व्यापार कहते हैं। तो तीसरा हमारा जो साधन है आय प्राप्त करने का वो व्यापार है। चौथा साधन हमारा है पैसा। कुछ लोग पेशेवर कार्य करके धन एकत्रित करते हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, टीचर। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी वस्तु ना बेचकर अपना ज्ञान बेचते हैं, और ज्ञान बेचकर जो धन एकत्रित किया जाता है वो पेशेवर कार्य से धन एकत्रित किया हुआ कहलाता है। पांचवा जो हमारा साधन है वो हमारा है पूंजी लाभ। पूंजी लाभ क्या होता है? लाभ दो प्रकार के होते हैं, एक आयगत लाभ और एक पूंजीगत लाभ, जो हमें उन कार्यों से प्राप्त हो जो हम कार्य प्रतिदिन करते हैं, जिनमें मेहनत करनी होती है, जिनको करना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, तो उनसे होने वाला लाभ होता है आयगत लाभ। जो हम कार्य ऐसे करते हैं जो हम रोज़ाना नहीं करते या जिनको करने में मेहनत नहीं लगती या जिनको प्राप्त करना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं होता, उनसे उन वस्तुओं से होने वाला जो लाभ है वो पूंजी लाभ कहलाता है। तो यहाँ हम पूंजी लाभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूंजीगत जो लाभ होगा वो हमारा आय कमाने का एक मुख्य साधन है। पूंजीगत लाभ कैसे होगा? जैसे आपने कोई अपना मकान बनाया था, 10 साल 20 साल बाद कभी भी उसे बेच दिया तो उससे होने वाला लाभ पूंजी लाभ है, क्योंकि वो कार्य आप रोज़ नहीं करेंगे, उसको करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, और वह कार्य करना आपका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। किसी का अपना घर बेचना मुख्य उद्देश्य नहीं होता। संपत्ति रोज़ कोई नहीं बेचता, वो कभी कभी बेची जाती है। तो ऐसे कार्यों से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में आयकर की आवश्यकता कब से हुई? तो इसका आंसर देखिए, 1857 की क्रांति के बाद। भारत में 1857 की क्रांति होने के बाद देश में गरीबी की हालात बहुत ज़्यादा बन गए। गरीबी के हालात बहुत ज़्यादा बनने के बाद बहुत सारी कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब देश में गरीबी को दूर करना मुश्किल हो गया तो इस बात पर विचार किया गया कि अब गरीबी को दूर कैसे किया जाए। तो गरीबी को दूर करने के लिए जब कोई रास्ता ना ही सूझा तो सर जेम्स विल्सन, देखिए ये लिखा हुआ है सर जेम्स विल्सन। सर जेम्स विल्सन ने 1861 में बताया सरकार को ये तरीका कि आप जो है जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी आय का एक छोटा सा हिस्सा कर के रूप में काट लीजिए। तो तब से जो है हर व्यक्ति की आय में से एक हिस्सा काटा जाने लगा और सरकार को जो है गरीबी को सुधारने में या गरीबी से उभरने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। यानी 1861 में कर लगाने का सबसे पहले तरीका बताया गया और कर लगाया भी गया, और बताया सर जेम्स विल्सन ने। किस समस्या के कारण? 1857 की क्रांति में जो गरीबी आ गई थी उससे लड़ने या उसमें सुधार करने के कारण। गत वर्ष से क्या अभिप्राय है? देखिए इसका आंसर है, जिस वर्ष आय करदाता द्वारा कमाई जाती है, यानी जिस वर्ष आय करदाता कमाता है उसे गत वर्ष कहते हैं। देखिए अगर कोई इनकम आपने 2019 1 अप्रैल से लगाकर
2020 31 मार्च तक एकत्रित की है, तो उस पर आप कर चुकाएंगे 1 अप्रैल 2020 से लगाकर 31 मार्च 2021 वाले वर्ष में, जो 2020 को प्रारंभ होकर 2021 को समाप्त होगा। जो आपने कमाई है 2019 से प्रारंभ होकर 20 को समाप्त होने वाले वर्ष में, यानी 19-20 कहलाएगा आपका गत वर्ष, और 20-21 जिसमें आप कर चुकाएंगे वो कहलाएगा आपका चालू वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका, चालू वर्ष किसे कहते हैं? जिस वर्ष कर लगाया जाता है उसे चालू वर्ष कहते हैं। तो यानी अगर आपने 19-20 में कोई इनकम कमाई है तो उस पर टैक्स देना होगा 2020-21 में, और अगर आपने कोई इनकम 20-21 में कमाई है तो उस पर टैक्स देना होगा 21-22 में। तो जिस वर्ष इनकम कमाई वो आपका गत वर्ष, और जिस वर्ष आपने कर दिया वो आपका कहलाएगा चालू वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर मुक्त व कर योग्य आय से क्या आप क्या समझते हैं? देखिए आंसर, भारत सरकार द्वारा किसी भी करदाता को उसके द्वारा कमाई गई आय के कुछ भाग को छोड़ दिया जाता है, उसे कर मुक्त आय कहते हैं। कमाई गई आय में से स्वीकृत को कटौती घटाकर प्राप्त आय कर योग्य आय कहलाती है। देखिए, मान लीजिए आपने किसी भी, ये जो आपको 5 साधन बताए हैं मुख्य आय कमाने का, कि इनसे या इनके अलावा किसी और साधन से मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए आय एकत्रित की है, लेकिन सरकार का नियम है कि वो 3 लाख तक कोई कर नहीं लेती। तो अगर 3 लाख तक सरकार कोई कर नहीं लेती तो 3 लाख रुपए आपके कर से मुक्त हैं, और जो टैक्स चुकाना पड़ेगा वो आपको 2 लाख पर चुकाना पड़ेगा। यानी कर मुक्त आय वह आय होती है जिस पर सरकार कर नहीं लेती। आयकर अधिनियम में अलग अलग आय के लिए, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग आयकर की छूट दी गई है। अब जो आपने कटौती घटा दी, कटौती घटाने के बाद जो आपको आय प्राप्त हुई उस पर कर लगेगा, इसलिए उसे कर योग्य आय, यानी जिस पर कर लगाया जा सकता है या कर लगाया जाएगा वह आय कर योग्य आय कहलाती है। जैसे हमने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था कि आपने 5 लाख रुपए कमाए, 3 लाख तक सरकार कोई कर नहीं लेती, तो आपने 2 लाख पर कर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सकल व शुद्ध आय से क्या आशय है? किसी करदाता द्वारा कमाई गई संपूर्ण आय को सकल आय व स्थानीय कटौती घटाकर बची आय को शुद्ध आय कहते हैं। मान लीजिए आपका पहला साधन है मकान संपत्ति आय कमाने का। आपने अपने मकान को संपूर्ण वर्ष के लिए 1 लाख रुपए में किराए पर दे रखा है, तो वह आपकी 1 लाख रुपए सकल आय है जो भी आपने पूरे साल में एकत्रित की है किराएदार से। उसके बाद वहाँ रहने वाले सफाई कर्मचारी, बिजली का बिल, पानी का बिल आदि की राशि चुकाने के बाद, यानी स्थानीय कटौती घटाने के बाद जो राशि बचती है वह शुद्ध आय कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपने नगर पालिका को 1 लाख रुपए में से 30,000 रुपये प्रदान किए या भुगतान किए, तो आपके पास जो 70,000 रुपये बचे वो आपकी शुद्ध आय कहलाएगी। तो देखिए बच्चों, आपने आयकर का परिचय जाना। अब हम जो है इससे अगली जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, और उस चैप्टर का नाम होगा मकान संपत्ति से आय। आपने आयकर की बेसिक चीज़ों को जान लिया है, फिर भी अगर किसी को कोई समस्या हो या कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो आप जो है डिटेल से उसे बुक में पढ़ लें, और फिर भी अगर समझ न आए तो आपको जो लिंक दिया जाएगा उस पर जो है आप अपनी समस्या भेज दें। थैंक यू।